हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो बनने वाले सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। अब राउल्ट्स लॉ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस सॉल्यूशन की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मींस उस प्योर सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही लोअर होगा। अब अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच की रिलेशन की बात करें तो उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और ये हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिडक्शन इन वेपर प्रेशर की बात करें तो उसको हम डेल P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हम वेपर प्रेशर में होने वाला रिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने P1 की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पर अगर हम P1 नॉट को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का अगर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिटी आती है। मीन्स x1 प्लस x2 1 के इक्वल हो जाएगा, या हम x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस x1 को x2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन 2 डेल P1 इज इक्वल टू x2 P1 नॉट के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन के सम पर डिपेंड करती हैं। अब इक्वेशन 3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने P1 नॉट को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, या हम डेल P1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मीन्स अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती हैं। अब अगर हम इक्वेशन 4 में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर जो N1 है वो सॉल्वेंट के मोल्स हैं और जो N2 है वो सॉल्यूट के मोल्स हैं। अब देखिए, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो इनके केस में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकते हैं जो N2 की वैल्यू है वो N1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती हैं। तो यहाँ पर हम N2 को 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद हम N की वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम N2 की जगह लिख देंगे W2 अपॉन M2 और N1 की जगह लिख देंगे W1 अपॉन M1, या इसको हम रीअरेंज करते हैं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर W1 हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, W2 हो जाएगा सॉल्यूट का मास, M1 हो जाएगा सॉल्वेंट का मोलर मास और M2 हो जाएगा सॉल्यूट का मोलर मास। अब इक्वेशन 6 की बात करें तो इसकी हेल्प से हम M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए।